कुछ गुमशुदा मामले कुछ ही दिनों या घंटों में सुलझ जाते हैं और व्यक्ति सुरक्षित लौट आता है। कुछ मामले इसलिए अनसुलझे रह जाते हैं क्योंकि जानकारी बाद में मिलती है और वे बेहद जटिल हो जाते हैं। नंबर 10। 36 वर्षीय तमारा डॉन हिल, जो ओशन सोर्स वाशिंगटन से हैं, से 3 मार्च 2026 के बाद से किसी का कोई संपर्क नहीं हुआ है। जांच के बाद माना जा रहा है कि उनके बॉयफ्रेंड का गुमशुदगी में हाथ है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। केंड्रिक ब्रूस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि वह डॉन के लापता होने वाले दिन आखिरी बार उनके साथ थे। जब उनके परिवार वाले उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो उन्होंने ब्रूस से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि अब उनका रिश्ता नहीं रहा। हालांकि उनकी चिंता कम नहीं हुई क्योंकि डॉन अपने करीबियों से संपर्क में रहती है और तब से कोई खबर नहीं मिली। वे मानते हैं कि ब्रूस कुछ छुपा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सच सामने आएगा। जब 1 अप्रैल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच तुरंत शुरू हुई। सबसे पहले उसके मोबाइल की गतिविधि जांची गई। उसका फोन आखिरी बार नॉर्थ वेस्ट ट्रैक वाइल्ड लाइफ पार्क के पास सक्रिय था, जो उस जगह से 24 मील दूर है जहां उसे आखिरी बार ब्रूस के साथ देखा गया था। जांच में पता चला कि डॉन के कैश ऐप से ब्रूस के कैश ऐप में 28 मार्च को $150 भेजे गए, जो उसके लापता होने के करीब 1 महीने बाद था। पहली तलाशी में उसकी कार घर से 1 ब्लॉक दूर लावारिस मिली, जिसमें उसके डेबिट कार्ड्स और डॉन के बेटे की फटी हुई फोटो मिली। जब ब्रूस के वाहन की तलाशी ली गई और श्वान दस्ते का इस्तेमाल किया गया तो कुत्तों ने वाहन के पिछले दरवाजे, पिछली सीटों और कार्गो एरिया की ओर इशारा किया। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर प्रथम श्रेणी हत्या, द्वितीय श्रेणी की पहचान की चोरी के 2 मामलों और अवैध रूप से अवशेषों के निपटान का आरोप लगाया गया। उसने इंटरनेट पर परेशान करने वाली चीजें सर्च की थी, जैसे किसी को बेहोश करना, सड़न कब शुरू होती है और कालीन से जैविक सामग्री कैसे साफ करें। उसने रिगर मॉर्टिस, मृत्यु के बाद शरीर में अकड़न पर भी कुछ खोजें की थी। डॉन का अपार्टमेंट सिर्फ 20 मई को तलाशी गया था, जिससे जांचकर्ताओं को ब्रूस के खिलाफ और सबूत मिले। उन्हें कई स्थानों पर जैविक सामग्री मिली। आगे जांच से पता चलेगा वह किसकी थी। फिलहाल ब्रूस को $2 मिलियन की जमानत पर रखा गया है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती और उसकी आगामी अदालत की तारीखें नहीं आ जाती। डॉन के परिवार ने उसका वर्णन किया है कि उसके भूरे बाल हैं, जिन्हें लाल रंग में रंगा गया है, और नीली आंखें हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और वजन 150 पाउंड है। उसके पैरों, बाजुओं, पीठ व छाती पर टैटू है, जो पहचान में मदद करते हैं। अगर आपको पता है कि डॉन के साथ क्या हुआ या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे उसे ढूंढने में मदद मिल सके, तो आपसे अनुरोध है कि टेकोमा पुलिस विभाग से 2532874455 पर संपर्क करें। नंबर 9। 25 वर्षीय सेवियन एंडरसन की गुमशुदगी से पहले के दिनों में कुछ बहुत अजीब और दिलचस्प बातें थीं, जिनमें से कुछ में ये सुराग हो सकता है कि उसके साथ क्या हुआ। जांचकर्ता अभी भी उसके मामले में और जानकारी के लिए बेताब हैं, क्योंकि उसका पता नहीं चला है। जून 2026 में सेवियन सेना का सदस्य था और उसे नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में तैनात किया गया था। उसकी पत्नी जैस्मिन माउरी गर्भवती है और उनका बच्चा अगस्त में होगा। यह जोड़ा फेटविल में रहता है, लेकिन 2026 की शुरुआत से सेवियन बैरकों में था, क्योंकि घरेलू झगड़े के बाद जैस्मिन ने उसके खिलाफ सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन किया था। गौर करने योग्य है कि अदालत ने मामला खारिज कर दिया और दोनों आगे बढ़ चुके हैं। जैस्मिन ने बताया कि उन्होंने सेवियन को आखिरी बार 23 जून को घर पर देखा था, जब वह साथी सैनिकों के साथ बेस लौट रहे थे। बाद में यह सामने आया कि वह फेटविल के कंफर्ट इन में ठहरे हुए थे और वहां एक अजीब घटना घटी थी। उन्होंने 25 जून तक होटल में ठहरने के लिए भुगतान किया था, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने एक और रात रुकने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने अतिरिक्त समय के लिए भुगतान करने की कोशिश की तो उनका कार्ड अस्वीकार कर दिया गया और उनसे चेकआउट करने के लिए कहा गया। लेकिन सेवियन ने मना कर दिया और पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाला गया,
जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर सेकेंड डिग्री ट्रेसपासिंग और गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप था, लेकिन $5000 दिए बिना उन्हें आर्मी सार्जेंट की हिरासत में छोड़ दिया गया। 27 जून को मां से फोन पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो और जैस्मिन मां के कहने पर तलाक के लिए अर्जी देंगे। यह ज्ञात है कि वह 29 जून को सुबह लगभग 6 बजे फोर्ट ब्रैग में थे, क्योंकि गवाहों ने उन्हें वहां देखा था। लेकिन जब फॉर्मेशन का समय आया तो वह वहां नहीं पहुंचे और तब से न तो बेस से और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य से संपर्क में हैं। तब से उन्हें अनधिकृत रूप से अनुपस्थित घोषित कर दिया गया है और उनका परिवार उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि वह नियमित रूप से संपर्क में रहते थे, जो उन्होंने 1 महीने से अधिक समय से नहीं किया है। परिवार को डर है कुछ अनहोनी हुई है और उन्होंने अपील की है कि जिसने भी उन्हें देखा हो वह जानकारी दे। बताया गया है कि उनके काले बाल और भूरे रंग की आंखें हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 10 इंच है और वजन लगभग 270 पाउंड है। उनके एक हाथ पर निशान, बाएं ऊपरी हाथ पर जैस्मिन का नाम गुदा है और सामने का दांत थोड़ा टूटा हुआ है। जो भी व्यक्ति सेवियन के मामले में अतिरिक्त जानकारी दे सकता है उसे सेना की आपराधिक जांच इकाई से 9103914911 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। नंबर 8, डॉनी ऑसबॉर्न, जो 48 वर्षीय साइरेना एंडरसन के पति हैं, को उनकी गुमशुदगी में एक संदिग्ध माना जा रहा है, जो माना जाता है कि 12 मई 2026 को हुई थी। तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा है और उनकी भलाई को लेकर गहरी चिंता है। साइरेना से आखिरी बार उनकी बहन ने बात की थी, जिन्होंने बताया कि 12 मई के बाद से उन्हें साइरेना से कोई खबर नहीं मिली है। उस दिन वह फॉरेस्टबर्ग, साउथ कैरोलिना में अपने घर पर थी, लेकिन उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं है। उस समय साइरेना होम डिपो में किचन डिजाइनर के रूप में काम कर रही थी और ये भी पता है कि वह नियमित रूप से मर्टल बीच में स्थित पामेटो पॉइंट चर्च जाती थी। यहीं पर उनकी मुलाकात लैला रूल से हुई थी और दोनों जल्दी ही दोस्त बन गई, क्योंकि दोनों की रुचि और अनुभव डिजाइन में था। लैला ने उन्हें एक गर्मजोशी से भरी, मिलनसार और दोस्ताना इंसान के रूप में बताया और ये भी जोड़ा कि उन्हें अपने फोन पर एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि साइरीना लापता है। ये सुनते ही उन्हें बहुत बुरा एहसास हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि साइरीना कभी भी अपने काम को बेवजह प्रभावित नहीं होने देती। स्थिति की गंभीरता तब सामने आई जब 14 मई को वह काम पर नहीं पहुंची और 5 दिन बाद उनकी बहन ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी, जिससे होरी काउंटी पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। ऑसबॉर्न को आखिरी व्यक्ति के रूप में पहचाना गया जिसने उन्हें देखा था और उन्होंने दावा किया कि उनका साइरेना से आखिरी संपर्क उनके घर पर एक परेशान कर देने वाली बातचीत के दौरान हुआ था। उनके अनुसार साइरेना ने उस सुबह तड़के अचानक सामान पैक कर किसी अज्ञात स्थान के लिए निकल गईं। लेकिन जांचकर्ताओं को जांच में ऐसे सबूत मिले जो बताते हैं कि मामला वैसा नहीं था। असल में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि उस सुबह की घटनाओं का यह विवरण उन सबूतों के बिल्कुल विपरीत है जो मिले हैं। साइरेना ने अधिकारियों से संपर्क कर उनसे घर तक साथ चलने को कहा ताकि वह अपना सामान ले सके, जिस पर पुलिस रिपोर्ट बनाई गई। वह घबराई हुई थी और बार बार कह रही थी कि उसका और ऑसबॉर्न का झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने यह भी कहा कि और कुछ बोलने पर वह जेल जा सकती है। इस बयान की कभी व्याख्या नहीं हुई। अब ये सामने आया है कि ऑसबॉर्न को विल्मिंगटन पुलिस विभाग में हिरासत में रखा गया है, क्योंकि ये पाया गया कि उसने एक सुरक्षा आदेश का उल्लंघन किया था और 2 अलग अलग अदालत की तारीखों पर पेश नहीं हुआ था और उस मामले में उसकी जमानत अब $2,45,000 तय की गई है। जांच के दौरान यह पता चला कि ऑसबॉर्न ने 15 मई को अपनी लाल फोर्ड F-150 ट्रक को सप्लाई और बोल्टन इलाकों से होकर चलाया था। सुरक्षा फुटेज से पता चला कि उसका ट्रक ब्रंसविक के पास ग्रीन स्वैम्प्स में देखा गया। वह अक्सर ब्रंसविक और न्यू हैनोवर से होकर गुजरता है और रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस वहां साइरेना की तलाश में ड्रोन चला रही है। अब ऑसबॉर्न को आधिकारिक रूप से इस मामले में जांच के दायरे में रखा गया है और जांच जारी है। उनका वर्णन किया गया है कि उनके सुनहरे बाल हैं, भूरी आंखें हैं, उनकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है और जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था तब उनका वजन 165 पाउंड था। जिस किसी ने भी साइरेना को देखा है वह होरी काउंटी पुलिस विभाग की टिप लाइन 8439158477 पर इसकी सूचना दे सकता है। नंबर 7, 30 वर्षीय
बेंजामिन ब्रूबेकर, जिन्हें बेन भी कहते हैं, कि गुमशुदगी का मामला उलझा हुआ है क्योंकि उनकी मां और गर्लफ्रेंड के बयानों में उनके गायब होने के समय को लेकर भिन्नता है। उनकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि बेन को आखिरी बार 6 अक्टूबर 2025 के आसपास देखा गया था, जबकि उनकी मां ने बताया कि उन्होंने उसके बाद करीब 1 हफ्ते बाद 13 तारीख को उससे बात की थी। सबसे जरूरी है कि बेन कई महीनों से गायब है और उन्हें ढूंढना है। बेन ने एशलैंड, ओहायो के एशलैंड हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और लापता होने के समय वहीं रहते थे। अपनी गुमशुदगी से पहले बेन कानून के साथ परेशानी में पड़ चुके थे क्योंकि उन्हें नशे में गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया था और उन्होंने जेल में कुछ समय बिताया था। उनकी गर्लफ्रेंड और परिवार ने कहा कि लापता होने तक वह अपनी जिंदगी पटरी पर ला चुके थे। वह लगातार काम कर रहे थे और अपनी मां से जितना हो सके संपर्क में रहने की आदत बना चुके थे। बेन की बहन बताती हैं कि वह 13 अक्टूबर को लापता हुए थे। उनकी गर्लफ्रेंड के अनुसार वो 6 तारीख को गायब हुए, जबकि ओहायो अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर लापता होने की तारीख 30 दर्ज है, जिससे भ्रम हुआ है। उनकी मां ने बताया कि बेन ने 13 अक्टूबर को फोन कर पूछा था कि क्या वह उन्हें वूस्टर, ओहायो छोड़ सकती हैं, जहां उनकी कोर्ट पेशी थी। उनके बॉस ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उस दिन की छुट्टी पहले से ले रखी थी, लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि वह उस सुबह अपनी सैलरी का चेक लेने के लिए ऑफिस आएंगे, लेकिन वो कभी काम पर नहीं पहुंचे और उनकी मां ने पुलिस को बताया कि फोन कॉल के बाद वो उनसे संपर्क नहीं कर पाईं और इसलिए उन्होंने उन्हें उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार कहीं नहीं छोड़ा। वह अपनी कोर्ट में पेशी पर भी नहीं पहुंचे और तब से कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर पाया है। जांचकर्ताओं ने उनके फोन की गतिविधि जांची और पाया कि आखिरी बार उसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को किया गया था। माना जाता है कि वो सच में 6 तारीख को ही गायब हुए थे, जैसा उनकी गर्लफ्रेंड ने बताया, पर उनकी गैर मौजूदगी का कारण नहीं मिला। उनके बॉस ने सोचा कि बेन वही रहता है क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड के पड़ोस में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें 14 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे उसे लगा था कि उसने जोड़े को उनके पिछवाड़े में देखा, लेकिन वह इनकार करती हैं। उन्होंने बताया कि वे कभी साथ नहीं रहे और वह उस तारीख से 1 हफ्ते पहले ही गायब हो गए थे। मामले को और भी जटिल बना देता है ये तथ्य कि बेन के बारे में जाना जाता है कि वह कभी कभी महीनों तक किसी से संपर्क नहीं करते। जब उसकी गर्लफ्रेंड संपर्क नहीं कर पाई, उसने सोचा वो दोस्त से मिलने न्यूयॉर्क गया है। उसके दोस्त ने बताया कि बेन वहां नहीं पहुंचे और काफी समय से संपर्क में नहीं थे। साथ ही पता चला कि बेन ने गायब होने से पहले कुछ अजीब बयान दिए थे। उसने दोस्त से कहा कि वह इलाका छोड़ने का सोच रहा है और शायद कभी लौटे ना। उसके साथ क्या हुआ इस पर अफवाहें हैं, लेकिन उनका यह जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें हैं, लंबाई 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 11 इंच और वजन 135 से 148 पाउंड है। उसकी पीठ पर एक निशान है और उसके पास 2 इंसेन क्लाउन पॉजी टैटू हैं, एक उसके बाएं ऊपरी बाजू पर और दूसरा दाएं ऊपरी बाजू पर। जिस किसी के पास भी ऐसी जानकारी है जिससे बेन को ढूंढा जा सके, वह एशलैंड काउंटी शेरिफ कार्यालय से 4192-893-911 पर संपर्क करे। उसका केस नंबर MP 14105 है। नंबर 6। 50 वर्षीय सोनिया मैरी राउज शिकागो की किनवुड एकेडमी और इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक है और उन्होंने संचार व पत्रकारिता में डिग्री ली। इसके बाद उनकी एक बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें प्रसवोत्तर अवसाद होने लगा और उनकी बेटी को सोनिया की मां के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। इस स्थिति के कारण उन्होंने कुछ नशे की चीजों पर निर्भर होना शुरू कर दिया और वे इसकी आदी हो गईं। उन्होंने अवसाद के इलाज के लिए मदद मांगी, तब बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला। मार्च 2016 में उनकी बेटी नानी के पास थी जब सोनिया अचानक गायब हो गई। वह ग्रेटर ग्रैंड क्रॉसिंग में बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और उनकी गुमशुदगी में वही संदिग्ध था, लेकिन सोनिया के मामले की जांच कोई ठोस दिशा पकड़ पाती उससे पहले उसकी मौत हो गई। आखिरी बार किसी ने उन्हें 5 मार्च की रात करीब 11 बजे देखा था।
गवाहों ने उन्हें चाथम के साउथ चैम्पलिन एवेन्यू के 7500 ब्लॉक में देखा था। उसके बाद से वे लापता हैं। परिवार ने जांचकर्ताओं को बताया कि सोनिया का बॉयफ्रेंड पहले भी दुर्व्यवहार कर चुका है और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उसकी गुमशुदगी में उसका हाथ है। उनकी मां ने बताया कि वह और सोनिया हफ्ते में कुछ बार फोन पर बात करने को सहमत थे और जब संपर्क नहीं हुआ तो तुरंत लगा कि कुछ गलत है। वह अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क में नहीं है, जिससे सभी बहुत चिंतित हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। जांच के समय सोनिया के बॉयफ्रेंड को एक अलग मामले में हिरासत में लिया गया। जेल में एक सुधार अधिकारी ने जासूसों से उसकी पूछताछ करानी चाहिए, पर अज्ञात कारणों से शिकागो पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। आखिरकार उसे 2018 में रिहा कर दिया गया, जो उसकी गुमशुदगी के 2 साल बाद था। लेकिन ऐसा लगता है कि वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट गया, क्योंकि उसने अवैध नशे की लत के कारण अपनी जान गंवा दी। ऐसा माना जाता है कि उससे कभी पूछताछ नहीं की गई और पुलिस ने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। सोनिया अब भी लापता है और उसका वर्णन किया गया है कि उसके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं। उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है और वजन लगभग 170 पाउंड है। वो अक्सर बाल छोटे रखती थी और गायब होने पर उसके पास पर्स हो सकता था। जो भी व्यक्ति और जानकारी दे सकता है, उससे अनुरोध है कि वह शिकागो पुलिस विभाग एरिया 2 से 312-747-5789 पर संपर्क करें और सोनिया का केस नंबर MP 38261 है। नंबर 5, 25 साल की करेन ओडोनोह्यू की गुमशुदगी कभी सुलझी नहीं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की शिकार थी, जिसने 93 महिलाओं की हत्या कबूली थी। ये ज्ञात है कि लिटिल कम से कम 60 मामलों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन करेन कभी नहीं मिली और लिटिल अब जीवित नहीं है, जिससे जांचकर्ताओं को मामला सुलझाने में दिक्कत हुई। 1969 में जब वो गायब हुई थी, करेन 25 साल की थी और मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड में रह रही थी। उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन सभी के अनुसार उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। उनके परिवार का मानना है कि उस साल 2 जुलाई को करेन ने स्प्रिंगफील्ड छोड़ दिया था और अपने मंगेतर के गृहनगर गई थी, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, ताकि वह रिश्ता खत्म कर सके। लेकिन वह वहां कभी नहीं पहुंची और उसके बाद बीत चुके दशकों में उन्हें कभी नहीं देखा गया। आखिरकार उन्हें लापता घोषित किया गया, लेकिन जांचकर्ताओं को यह नहीं पता था कि वह कहां से लापता हुई थी, जिससे मामले में कम प्रगति हुई। हर साल जब भी किसी अज्ञात महिला की लाश मिलती, कैरन के परिवार को डर लगता कि वह कैरन न हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लिटिल की अकल्पनीय अपराधों का सिलसिला 1970 में शुरू हुई थी। उसे 2012 में पहचाना गया और गिरफ्तार किया गया। कैरन के परिवार और कुछ जांचकर्ताओं को लगता है कि उसकी गुमशुदगी के लिए लिटिल जिम्मेदार था, पर वे इसे साबित नहीं कर पाए। 2018 या 19 में मायामी डेड के मुख्य सहायक राज्य अभियोक्ता कैथलीन होग ने अदालत में मेमो पेश कर बताया कि लिटिल ने कैरन और डोरोथी गिब्सन दोनों की हत्या कबूल की थी। डोरोथी ने 1977 में अपनी जान गंवा दी थी और उन्हें मायामी के एक होटल के बाहर मृत पाया गया था। लिटिल को अपराध से नहीं जोड़ा गया, लेकिन उसने वकील को बताया कि वह जिम्मेदार था। यह साबित नहीं हुआ। फिर भी अधिकारियों का मानना था कि उसकी सभी स्वीकारोक्तियां सच्ची थीं और वह देश के इतिहास के सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाले सीरियल किलरों में से एक था। उसने बताया कि वह और कैरन 1970 में मानसिक रोगियों के एक घर के बाहर मिले थे। वह उसकी कुछ खास जानकारी बता सका, जिससे उसकी स्वीकारोक्ति विश्वसनीय लगी, जैसे वह नर्स थी और उसे चिकित्सीय समस्याएं थीं। लेकिन कैरन के मामले में इससे अधिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और यह मामला आज तक अनसुलझा है। उसके परिवार ने उसे छोटे स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड बालों, नीली आंखों, 5 फीट 8 इंच लंबाई और 130 पाउंड वजन वाला बताया है। उसकी एक उंगली पर स्किन ग्राफ्ट का निशान है और उसके पेट पर भी एक और निशान है। जो भी व्यक्ति जानता है कि करेन के साथ क्या हुआ हो सकता है, वह स्प्रिंगफील्ड पुलिस विभाग से 4137876300 पर संपर्क करे। करेन का नाम केस नंबर MP 10038 है। नंबर 4,
टेरेसा लिंथफिटन 18 साल की उम्र में फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से लापता हो गई। उनके परिवार का मानना है कि वह किसी आपराधिक कृत्य की शिकार थीं, लेकिन चूंकि उनका मामला कभी सुलझा नहीं, इसलिए यह कभी साबित नहीं हो पाया। 1970 में टेरेसा स्ट्रानाहन हाई स्कूल में छात्रा थी और उनके पास एक हरी 1966 नैश रैम्बलर कार थी। टेरेसा खाली समय में समुद्र तट के किनारे के होटल में काम करती थी और परिवार से समुद्र विज्ञानी या कलाकार बनने की इच्छा जताई थी। वह एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी जिसका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, और उसी साल 1 अगस्त को जिस दिन वो गायब हुई, उस दिन उस जोड़े के बीच तीखी बहस हुई थी। करीब दोपहर 1 बजे वह अपने अपार्टमेंट से यह कहकर निकली कि उन्हें थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए और खुद को शांत करना है, और उन्हें एक कार में बैठते हुए देखा गया, जिसके बाद वह वहां से चली गई। माना जाता है कि अपार्टमेंट छोड़ने के बाद वो रिवरलैंड ब्रांच लाइब्रेरी गईं, क्योंकि उनका बटुआ वहीं मिला। लाइब्रेरी उनके घर के पास थी और वह उनके लिए चुपचाप खुद को शांत करने की बिल्कुल सही जगह होती। बटुए में सिर्फ कुछ दोस्तों की तस्वीरें थीं और इससे जांचकर्ताओं को यह पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ हो सकता है। टेरेसा की मां उन्हें आधी सदी से भी ज्यादा समय से खोज रही हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। वह और टेरेसा बहुत करीब थी। हालांकि टेरेसा का अपने पिता से भी रिश्ता था, जिन्होंने उसकी मां से तब तलाक ले लिया था जब टेरेसा अभी छोटी थी। टेरेसा के गायब होने के 2 साल बाद उसके भाई की मौत से परिवार को झटका लगा। मां ने काउंसलिंग से उबरने की कोशिश की। सालों तक मां ने बेटी का केस फिर से खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा कहा गया कि बेटी शायद घर से भाग गई थी और नहीं चाहती कि उसे ढूंढा जाए। लेकिन उसकी मां इस बात से असहमत है। मई 2025 में टैंपा स्थित सनशाइन स्टेट सोनार ने घोषणा की कि वे टेरेसा के केस की जांच करेंगे। कंपनी के मालिक ने कहा कि लापता लोगों की तलाश में डाइविंग करते समय उन्हें अक्सर पानी में पुरानी कारें मिलती थी और वे वहां दोबारा जाना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि टेरेसा एक पुरानी रैम्बलर चला रही थी, तो उन्होंने तय किया कि उसके केस को पिछले 5 दशकों में जितना ध्यान मिला है, उससे कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि टेरेसा के अपार्टमेंट के पास जलाशय में पुरानी कारें देखी थी और उम्मीद है कि वे साथी गोताखोरों के साथ रहस्य सुलझा लेंगे। यह स्थल फोर्ट लॉडरडेल के डेवी बुलेवार्ड पर है। वहां काम जून में शुरू होना था, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो टीम ने वादा किया कि वे आगे और खोज करने के लिए उस स्थल पर वापस लौटेंगे। ये ध्यान देने योग्य है कि उस समय टेरेसा के बॉयफ्रेंड ने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया था और कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि वो हत्या की शिकार हुई थी, लेकिन उसकी मां ने यह भी अंदाजा लगाया है कि उसे किसी सीरियल किलर ने अगवा कर लिया था। लेकिन उसका मामला अब भी अनसुलझा है। टेरेसा के बाल स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड, आंखें नीली थीं। लापता होने के समय उसकी लंबाई 6 फुट 1 इंच थी और उसका वजन करीब 110 पाउंड था। वह कभी कभी बनी नाम का भी इस्तेमाल करती थी और जो भी व्यक्ति उसके मामले के बारे में कोई जानकारी दे सकता है, उससे अनुरोध है कि वह फोर्ट लॉडरडेल पुलिस विभाग से 95476443557 पर संपर्क करें। उसका केस नंबर MP 6061 है। नंबर 3। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2010 में रिलीज हुई फिल्म ऑल गुड थिंग्स, जिसमें क्रिस्टन डंस्ट और रायन गॉसलिंग ने अभिनय किया है, वह 1982 में गायब हुई कैथी डस्ट के रहस्यमय केस पर ढीले तौर पर आधारित है। कैथी के पति रॉबर्ट रियल एस्टेट साम्राज्य के वारिस थे, लेकिन 2022 में उनकी मृत्यु से पहले उनका कानून से लंबा चर्चित नाता रहा। 1973 में उन्होंने एक डेंटल हाइजीनिस्ट कैथलीन मैककॉर्मिक से शादी की। कुछ सालों तक उनकी शादी ठीक चली, लेकिन आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उसी साल उन्होंने प्रूडेंस फैरो को डेट करना शुरू कर दिया, जो मिया फैरो की बहन थी। 31 जनवरी 1982 को कैथलीन न्यूटाउन कनेक्टिकट की एक पार्टी में थी जब उन्हें डस्ट का फोन आया, जो वहां मौजूद लोगों के अनुसार बहुत गुस्से में थे। कैथलीन अचानक पार्टी छोड़ गई, जबकि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि डस्ट ने मैनहट्टन में उनके कॉटेज आने पर जोर दिया। पार्टी छोड़ते वक्त कैथलीन ने गिलबर्ट नहामी से कहा कि
कि अगर कुछ हो तो पुलिस को बताएं। कैथलीन के गायब होने के बाद डर्स्ट ने कहा कि उस रात बहस के बाद उन्होंने उन्हें ट्रेन स्टेशन पर छोड़ा था। यह मामला 2000 तक रुका रहा और 24 दिसंबर को जांचकर्ताओं ने डर्स्ट की दोस्त सुसान बर्मन से मिलने का तय किया। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, सुसान अपने घर में मृत पाई गईं, जिन पर आग्नेयास्त्र से हमला किया गया था। बाद में 2015 में यह साबित हो गया कि डर्स्ट जिम्मेदार था और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2001 में उसे पड़ोसी लुइस ब्लैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनसे उसने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, यह कहकर कि उसकी गूंगी भाभी वहां रहेगी। फरारी के दौरान उसे इलाके के रेस्तरां में महिलाओं के कपड़े पहने देखा गया। बाद में जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने अपराध कबूल कर लिया, लेकिन जब उसने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में ब्लैक की जान ली थी तो उसे बरी कर दिया गया। 2015 में डर्स्ट ने क्यूबा के होटल में फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। माना जाता है कि वो सुसान केस से बचने के लिए देश छोड़ रहा था, लेकिन उसे न्यू ऑरलियंस के होटल में FBI ने पकड़ा। 2021 में डर्स्ट पर कैथलीन की हत्या का आरोप लगा, क्योंकि जांचकर्ताओं को वही जिम्मेदार लगा। जनवरी 2022 में जेल में उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसलिए कैथलीन का मामला कभी आधिकारिक तौर पर सुलझा नहीं। हालांकि ये लगभग तय है कि डर्स्ट ही जिम्मेदार था। यह भी सुझाव दिया गया है कि उसके कई दोस्त और परिवार के सदस्य ने उसके अपराधों को छुपाने में उसकी मदद की थी, लेकिन यह भी कभी साबित नहीं हो पाया। नंबर 2, 1989 में हुई उसकी अनसुलझी गुमशुदगी के बाद से 20 साल की टिफनी लुइस सेशन से संभावित मेल के रूप में 150 से ज्यादा अज्ञात महिलाओं को माना गया है। लंबी जांच के बाद भी वह कभी नहीं मिला। उस फरवरी में टिफनी जीवन के नए अध्याय की ओर देख रही थी। उसने गेंसविल के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का फैसला किया, जहां वह वित्त की पढ़ाई करने की योजना बना रही थी। वह कैंपस के बाहर एक अपार्टमेंट में रह रही थी और अक्सर इलाके में पावर वॉक के लिए जाती हुई दिखाई देती थी। 9 फरवरी दोपहर उसने रूममेट से कहा कि वह रोजाना 4:30 बजे वॉक पर जा रही है और थोड़ी देर में लौटेगी। उसने अपनी चाबियां, वॉलेट और ID पीछे छोड़ी थी और उसे आखिरी बार सफेद पुलोवर स्वेट शर्ट में देखा गया था, जिसके कॉलर के आगे एस्पन लिखा था और उस पर ग्रे क्षैतिज धारियां थीं। वो लाल स्वेट पैंट, स्नीकर्स, रोलेक्स की महिलाओं वाली सोने की घड़ी पहनकर काला सोनी वॉकमैन लिए जा रही थी। जब टिफनी रात 10 बजे तक अपनी सैर से वापस नहीं लौटी थी, उसकी रूममेट ने उसकी मां को फोन किया ताकि उन्हें बता सके कि उनकी बेटी लापता हो गई है। जब पुलिस अपार्टमेंट पर पहुंची तो उन्हें वहां किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, इसलिए उन्होंने नहीं माना कि कोई अपराध हुआ है। लेकिन कई लोग आगे आए और उन्होंने बताया कि उसके हुलिये से मेल खाने वाली एक लड़की को इलाके में एक कार के अंदर बैठे लोगों के एक समूह से बात करते हुए देखा गया था, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि वह कार में बैठी थी या नहीं, और यह कभी तय नहीं हो पाया कि वह टिफनी ही थी या नहीं। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी को नजरअंदाज कर कहा कि वो दोस्तों के साथ गई होगी और समय का ध्यान नहीं रहा। जैसे जैसे हफ्ते बीते और उसका पता नहीं चला, साफ था कि टिफनी के साथ कुछ हुआ है। इस समय तक संभावित सबूत शायद गायब हो चुके थे। तभी एक कैदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। माइकल निकरबॉकर, जो कई अपराधों के लिए जेल में था, ने साथी कैदी को बताया कि टिफनी की मौत का जिम्मेदार वही है। उसने जोड़ा कि वह कैलूसाहाची नदी में मिल सकती है, लेकिन उसके दावे तब खारिज हो गए जब पता चला टिफनी के गायब होने पर वो गेंसविल में था। जांच में अधिकारियों को विश्वास हुआ कि सीरियल किलर पॉल राउज ही टिफनी के गायब होने का जिम्मेदार था। 1989 में वो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था और एक ऐसी कंपनी में नौकरी करता था जो उस रास्ते के पास स्थित थी जिस पर टिफनी आमतौर पर अपनी सैर के दौरान जाया करती थी। टिफनी के गुम होने वाले दिन पॉल राउज शिफ्ट पर नहीं आया, जो जांचकर्ताओं को संदिग्ध लगा। उन्होंने पता पुस्तिका में जानकारी पाई जो पॉल राउज के पास थी और 2013 में मिली थी, जिसमें एलिजाबेथ फॉस्टर का रहस्यमय उल्लेख था। एलिजाबेथ का शव उसी जगह से 1 मील दूर मिला था जहां टिफनी आखिरी बार देखी गई थी। उन्होंने पता पुस्तिका में रहस्यमय पाठ पाया जिसे
टिफ़नी के अपहरण की तारीख का संकेत माना गया 2/9/89 नंबर 2, पर इसे कभी साबित नहीं किया गया और टिफ़नी अब भी लापता है। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हैं और आंखें भूरी हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है और वजन 125 पाउंड है। उनके आगे के दांत में एक दरार है। उनके बाएं हाथ की अनामिका पर एक निशान है और उनके दाहिने कान के अंदर भी एक और निशान है। जिस किसी के पास भी टिफ़नी के मामले को सुलझाने के लिए जानकारी है, उसे अलाचुआ काउंटी शेरिफ कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। नंबर है 352-367-4000। टिफ़नी का केस नंबर है MP2413। नंबर 1, 21 साल की सोफिया कुटसीर का जन्म 1993 में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में हुआ था। वयस्क होने के बाद उन्होंने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और 2015 में उन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की। वह मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पहले 1 साल का ब्रेक लेने का निर्णय लिया। उसी साल वे कंपाला, युगांडा गईं, क्योंकि वहां के अस्पताल में नर्स इंटर्नशिप के लिए योग्य थीं। वो 5 डच छात्रों और कई स्थानीय युवाओं के साथ एक घर में रहती थी और हफ्ते में एक बार परिवार को अपने अनुभव बताती थी। उन्होंने बताया कि वह वहां अच्छा समय बिता रही थी और अस्पताल का काम संतोषजनक था। अपनी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर युगांडा घूमने का फैसला किया और युगांडा के एक टूर गाइड का इंतजाम किया, जो समूह के ड्राइवर के रूप में भी काम करेगा। वे नाइल नदी पर घूमने गए और फिर रात के लिए छात्र शिक्षा केंद्र में ठहर गए। तभी हालात अजीब होने लगे। समूह ने देखा कि सोफिया कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी और उसकी मां को बताया कि वह अगले दिन कंपाला लौटेगी। रात में ठहरने की जगह पहुंचने पर सोफिया ने कहा कि वह बाथरूम जा रही है, जो दूसरी इमारत में था। वहां जाकर वह गायब हो गई और फिर नहीं दिखी। वह नहीं लौटी तो उसके साथियों ने पार्क रेंजरों को बताया, जिन्होंने दोपहर में खोज की, पर सफलता नहीं मिली। अगले दिन श्वान दस्तों, एक हेलीकॉप्टर और कई नावों की मदद से फिर खोज अभियान चलाया गया, जिसमें उसकी पानी की बोतल नदी किनारे मिली। उस इलाके की पूरी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मामले में एक मोड़ आया। अगली सुबह उसी इलाके की फिर तलाशी हुई। इस बार उसका मामला और डरावना हो गया। 130 फुट के इलाके में कपड़े के टुकड़े आपस में बंधे हुए पाए गए। कुछ टुकड़े पेड़ की शाखाओं से बंधे हुए थे और जब उन सभी को इकट्ठा करके फिर से जोड़ा गया तो वे सोफिया की पैंट का एक पायचा बन गए। इसके थोड़ी ही देर बाद उसका एक जूता, जो हैरत अंगेज रूप से बहुत साफ था, उसके इंसोल्स, धूप के चश्मे और उसका पर्स भी मिला। उसका अंडरवेयर पास के पेड़ पर लटका मिला, जिसे शायद अज्ञात व्यक्तियों ने वहां रखा था। सोफिया का भाग्य अब भी रहस्य है, कुछ नहीं मिला। सोफिया के मामले को सुलझाने में मददगार जानकारी के लिए 10,000 पाउंड का इनाम है। कोई भी सूचना tip@peterrdeveries.nl पर भेजें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही हमारे सभी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।